उर्दू ज़ोन 24 में खुशामदीद। नावल इश्क यारम बढ़ते हैं अगली किस्त की जानिब। रेयान के जाने के बाद रोशनी कमरे की लाइट बंद करके बेड से टेक लगाए बैठे अपने माजी की उलझनों में गुम हो गई। जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी वालिद का एक्सीडेंट हो गया था। तभी उसे मनहूस का लक़ब मिल गया था और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके घर वालों की मुश्किलात में इजाफा होता गया। कभी कोई मर जाता अचानक और कभी किसी और को नुकसान हो जाता या कोई मसला हो जाता। जो भी रोशनी की फैमिली से मिलकर जाता रास्ते में उसके साथ कोई ना कोई हादसा, हत्ता कि किसी को बुखार भी हो जाता तो उसकी वजह भी रोशनी को ही समझा जाता था। रोशनी की मनहूस की मोहर उस वक्त और पक्की होगी जब उसके वालिद ने जो कर्जा लेकर काम शुरू किया था वो भी डूब गया और वालिद ने खुदकुशी कर ली। वह वक्त रोशनी के लिए कितना मुश्किल था, अकेली माँ के साथ रहकर सबका सामना करना। आहिस्ता आहिस्ता सब ने रोशनी के घर में आना जाना ख़त्म कर दिया। बाप के मरने के बाद सब रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। बाप की वफ़ात के बाद स्कूल में भी सब ने रोशनी को मनहूस कहना शुरू कर दिया। लास्ट बेंच पर बैठे हुए रोशनी रोती रहती थी। एक दिन वो ऐसे ही रो रही थी जब एक स्टूडेंट ने उसके पास बैठने से इनकार कर दिया कि वो मनहूस है। तभी उसने अपने चेहरे के आगे किसी का हाथ महसूस किया। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? किसी लड़के की आवाज़ से रोशनी ने चेहरा ऊपर करते हुए देखा। पतली जिसामत वाला लड़का सामने खड़ा था। मैं रेयान मुर्तज़ा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मनहूस हो या नहीं। मुझे बस फ़र्क पड़ता है तो तुम्हारी इन आंसू से जो तुम रोज़ाना यहाँ बैठकर बहाती हो। रेयान रोशनी को रोज़ाना रोते देखता था। हर दफ़ा हिम्मत करता था कि रोशनी से बात करे, लेकिन फिर रोशनी के डर की वजह से बात नहीं कर पाता था। आज उसने हिम्मत करके बात कर ही ली। बोलो, करोगी मुझसे दोस्ती? रेयान दोबारा बोला। रोशनी रुमाल से अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, वाकई तुम मेरे दोस्त बनोगे, ये जानते हुए भी कि मैं मनहूस हूँ? रोशनी को रेयान की दोस्ती से एक किरण नज़र आई कि वो भी किसी की दोस्त बन सकती है। मैंने कहा ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या अब हम दोस्त हैं ना? रेयान का हाथ वहीं था। नहीं, तुम छोड़कर चले जाओगे। रोशनी ने उठते हुए अपना बैग उठाया। नहीं, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है और ना माँ बाप। बस मेरे चाचू और मैं, बस। रेयान जो खुद अकेला था उसे रोशनी की हालत का अच्छे से अंदाज़ा था कि वो क्या महसूस कर रही है। रेयान की बात सुनते ही रोशनी ने रेयान की तरफ देखा, जिसे वो और रोशनी एक ही राह के मुसाफिर हों। पक्के वाले दोस्त बनोगे ना? रोशनी ने रेयान का हाथ पकड़ते हुए आंखों में खुशी लिए कहा। हाँ, पक्के वाला। रेयान भी मुस्कुरा दिया। रोशनी अपनी माजी में ही खोई हुई थी कि उसके फ्लैट की मुसलसल बेल बज रही थी, जो उसे एहसास तक नहीं हुआ। जब किसी ने ज़ोर का दरवाज़ा नॉक किया तो रोशनी चौंक गई। वो अपने माजी के सेहरा से वापस आ गई थी। उसने आकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था, जिसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था, साथ में एक कार्ड था। रोशनी ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर उस लड़के के हाथ से फूलों का गुलदस्ता लेकर अंदर आ गई। फूल उसने टेबल पर रख दिए और कार्ड खोलकर देखा, जिस पर लिखा था, वेलकम टू न्यू लाइफ। रोशनी ने कार्ड को उलट पुलट कर देखा तो इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा था। रोशनी को बड़ी हैरत हुई। उसने फूलों की तरफ देखा जो उसके फेवरेट थे, वाइट गुलाब। कौन हो सकता है? रोशनी ने कार्ड दराज में रखा और फूलों को लेकर बेड पर दोबारा आकर बैठ गई। उसे अच्छे से याद था जब उसकी हर सालगिरह पर उसके बाबा जान उसके लिए वाइट गुलाब लाजमी लेकर आते थे। रोशनी फूलों को नरमी से छू रही थी जब उसके फ़ोन पर काया की कॉल आई। उसने गर्दन मोड़कर साइड टेबल पर पड़े फ़ोन की तरफ देखा, जिस पर काया का नाम चमक रहा था। काया का नाम देखते ही रोशनी का खून खोल उठा। उसने गुस्सा जब्त करते हुए काया की कॉल उठाई। काया ने उसे मिलने का कहा था। रोशनी ने भी हामी भर ली और काया को अपनी बताई हुई जगह पर आने का कहा, ताकि विक्टर को किसी किस्म का शक न हो। काया की कॉल बंद करके रोशनी उठकर शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे पर पड़े काया की उंगलियों के निशान देखे जो अब काफ़ी मदम पड़ चुके थे, लेकिन इससे ज़्यादा वो अंदर से जख्मी हो गई थी और काया से बदला लेने के लिए बेताब थी। काया, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। रोशनी नहीं, तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आ रही है। जिस तरह तुमने मेरी माँ को मारा था, वैसे ही एक गोली तुम्हारे दिमाग के आर पार करूँगी। रोशनी शीशे के सामने खड़ी काया को मारने का सोच रही थी। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। रोशनी ने अलमारी से ब्लैक कलर का फुल सूट निकाला और कपड़े तब्दील करके अलमारी की तरफ दोबारा आई, जहाँ पिस्टल पड़ी थी। पिस्टल निकाल कर कमर के पीछे रख ली और छोटे साइज़ के चाकू निकाल कर अपनी कलाई के अंदर बांधे बैंड में छुपा लिए। बालों की हाई पोनी करते हुए वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। आज वो 12 साल पुराना बदला लेने जा रही थी। 12 साल से वो जिस आग में जल रही थी, आज उसको सुलझाने का वक्त आ गया था। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसे ऑफ करते हुए शीशे के पास रख दिया और खुद फ्लैट को लॉक करते हुए काया की बताई हुई जगह पर जाने के लिए गाड़ी लेकर निकल गई।
विक्टर ने रोशनी को कॉल की लेकिन उसका नंबर बंद था। विक्टर उसे नॉर्मल लिए अपने होटल के कामों में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर गुजरी थी कि विक्टर ने दोबारा ट्राई किया तो उसका नंबर अब भी बंद था। विक्टर ने कुछ सोचते हुए फिर मोबाइल पॉकेट में रख लिया। शायद वो किसी से बात नहीं करना चाहती हो, इतने बड़े सदमे से गुजर जाने के बाद। लेकिन अगले लम्हे उसने फ़ौरन फ़ोन निकाला और रेहान को कॉल मिला दी। विक्टर की कॉल जब रेहान को आई तो विक्टर ने बताया कि रोशनी का नंबर बंद है, वो जाकर देखे कहीं कोई मसला तो नहीं है। विक्टर की कॉल बंद होते ही रेहान रोशनी की फ्लैट की तरफ निकल पड़ा। फ्लैट की बेल मुसलसल देते रहने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला तो रेहान लॉक खोलकर अंदर आया। फ्लैट खाली था। रेहान ने टीवी लॉन से होता हुआ रोशनी के बेडरूम की तरफ आया तो कमरे में कोई नहीं था। बेड पर फूलों का गुलदस्ता पड़ा था। रेहान ने कमरे का जायजा लेते हुए जब अपने फ़ोन से रोशनी को कॉल की तो नंबर बंद था। रेहान फ़ोन कान को लगाए कमरे का जायज़ा ले रहा था कि कोई मसला ना हुआ हो, कोई फ्लैट में ना घुस गया हो। कमरे का जायज़ा लेते हुए उसकी नज़र शीशे के आगे रखी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी जिस पर रोशनी का फ़ोन था। रेहान ने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया और उसे देखा जो ऑफ था। रेहान फ़ोन वहीं रखते हुए जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ा जहाँ रोशनी अपना असलहा रखती थी। जब उसने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ये सब देखते हुए रेहान फ़ौरन बाहर जाने के लिए भागा, लेकिन बाहर आते ही रुक गया क्योंकि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता था। उसने फ़ौरन विक्टर को कॉल मिला दी। विक्टर जो पहले से रेहान की कॉल का इंतज़ार कर रहा था उसकी एक बेल पर कॉल उठा ली। विक्टर, रोशनी अपने फ्लैट में नहीं है और ना ही उसकी पिस्टल पड़ी है और फ़ोन भी वो यहाँ छोड़कर गई है जो ऑफ है। रेहान ने विक्टर को सारी सूरत हाल से आगाह किया। रेहान की बात सुनते ही विक्टर ने गुस्से से दांत पीसे। उस बेवकूफ़ लड़की को कब अकल आएगी? जिसका डर था वही हो गया, लेकिन ये इतनी जल्दी ये सब कर लेगी सोचा नहीं था। विक्टर कॉल पर बड़बड़ा रहा था। विक्टर का बड़बड़ाना रेहान ने सुन लिया था। विक्टर, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है कि वो काया के पास उसे मारने गई है? रेहान ने विक्टर की बात की तस्दीक की। हाँ, तो वो और कहाँ जा सकती है? उससे इसी किस्म की उम्मीद की जा सकती है। दिमाग से है वो, उसे इस दुनिया से जल्दी जाने का शौक़ है। तुम किसी भी तरह काया से पता करो कि वो इस वक्त कहाँ है। इतनी देर में मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, अपनी पूरी तैयारी कर लेना। कुछ भी हो सकता है उस बेवकूफ़ लड़की की वजह से। विक्टर ने ये कहते हुए रेहान की कॉल बंद कर दी। विक्टर की बात सुनकर रेहान परेशान हो गया। रोशनी अकेली उस सांप को मारने जा रही थी जिसके 4 मुंह थे। वो चारों तरफ डसना जानता था। रेहान परेशान तो था, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल किया और काया को कॉल की। काया ने रेहान की कॉल उठाई जो वो रास्ते में था। काया, मैं आपके बंगला में आया था लेकिन आप थे नहीं। मैंने आपको खबर देनी थी कि लॉस एंजलिस में बहुत कीमती हीरे आ रहे हैं, तो उसको चोरी करने का कोई प्लान बता दें। रेहान ने बड़ी सफाई से काया से झूठ बोला। हाँ, मैं रोशनी से मिलने जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ आ जाओ। पुराने खंडर में वहाँ रोशनी के साथ मिलकर प्लान बना लेते हैं। काया ने रेहान को पता बताते हुए कॉल बंद कर दी। रेहान जल्दी से लिफ्ट से होता हुआ बाहर आया। बाहर रोड पर खड़े वो विक्टर का इंतज़ार कर रहा था जो कुछ ही देर में वहाँ पहुँच चुका था। गाड़ी पास आते ही रेहान जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। हाँ, क्या पता चला? विक्टर ने गाड़ी चलाते हुए रेहान से पूछा। तुम ठीक थे विक्टर, रोशनी काया के पास ही गई है। वो तो इसे इसी वक्त मार देगा अगर रोशनी ने काया को कुछ कहा। रेहान बहुत परेशान था। विक्टर जो रेहान की रोशनी के लिए परेशानी हद से ज़्यादा देखकर उसे बड़ी हैरत हो रही थी, वो रेहान की बात पर खामोश रहा। साथ ही उसने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। विक्टर का भी मकसद रोशनी को काया से बचाना था। काया पुराने खंडर पहुंच चुका था। अब वो रोशनी का इंतज़ार कर रहा था। रोज़ाना की निस्बत आज काया काफ़ी अच्छे मूड में था। वह तभी अच्छे मूड में होता था जब उसने किसी को मारना हो। आज उसकी ड्रेसिंग पेंट कोट नहीं थी, उसने जीन्स और ऊपर शर्ट और सर्दी से बचने के लिए लॉन्ग कोट पहना हुआ था। गाड़ी की चाबी को उंगली में घुमाते हुए मुंह में बल डाले बेसब्री से वो रोशनी का इंतज़ार कर रहा था। इतने में रोशनी की गाड़ी आकर रुकी। काया ने दूर से रोशनी की गाड़ी को देख लिया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रोशनी गाड़ी बंद करते हुए चलते हुए काया की तरफ आ रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह सामने से गोली मार दे, लेकिन इससे काया खुद को बचा सकता था। वो उसे अपने सामने उसके दिमाग में गोली मारना चाहती थी। कैसी है मेरी शेरनी, क्या खबर लेकर आई है? यकीनन कुछ अलग होगा, इसलिए तो तुमने इस जगह मिलने का कहा है। काया ने रोशनी के आते ही उसे कहा। जी काया, ऐसा ही है। आपके लिए ऐसी खबर है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मेरी 12 साल की खिदमत का सिला मुझे मिल जाएगा। रोशनी ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए गुस्से से दांत पीसते हुए काया की तरफ देखा। रियली? तो जल्दी से बताओ। काया रोशनी के करीब आया।
काया को यूं करीब आता देखकर रोशनी ने जल्दी से अपनी कमर के पीछे रखी पिस्टल निकाली और काया पर तान ली। ओह, तो तुम मुझे मारने आई हो मेरी शेरनी? अपने काया को मारने आई हो, जिसने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अपने पाँव पर खड़ी हो। आज तुम्हारे पास सब कुछ है जो एक लड़की ख्वाहिश कर सकती है, और तुम मुझे मार रही हो। अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हारी माँ के कातिल को कौन ढूंढेगा? हाँ। काया बात करते हुए कदम बढ़ा रहा था और रोशनी वहीं पिस्टल ताने खड़ी थी। तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरी माँ के कातिलों को ढूंढने की, क्योंकि मुझे पता चल चुका है मेरी माँ का कातिल कौन है। रोशनी ने गुस्से से काया की तरफ देखा। ओह अच्छा, तो तुम्हें पता चल चुका है कि कौन है कातिल। ज़रा मुझे भी तो बताओ कौन है। काया अब वहीं रुक गया। उसने जेबों में हाथ डाले और रोशनी की तरफ बड़े मुतमईन होकर देखा। मेरे सामने ही खड़ा है मेरी माँ का कातिल, जो आज मेरे हाथों से मरेगा, जैसे तुमने मेरी माँ को मारा था, वैसे ही मैं आज तुम्हें मारूंगी। रोशनी ने पिस्टल पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। रोशनी की इस बात पर काया ने जोर का कहका लगाया। काया के इस रवैये पर रोशनी एकदम घबरा गई। आखिर तुम पर विक्टर का रंग चढ़ ही गया ना। तुम तो विक्टर को मारने गई थी, और विक्टर ने तुम्हें मुझे ही मारने भेज दिया। लेकिन तुम क्या समझती हो कि मुझे पता नहीं होगा कि तुम क्या करती फिर रही हो? मेरा नाम काया रिचर्ड है। मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आंखें बंद करके नहीं बैठा हुआ। शायद तुम भूल गई हो। जिस दिन तुमने विक्टर के साथ काम करने का कहा, मैं उसी दिन से ज़्यादा अलर्ट हो चुका था। मेरे हाथ का जलना, मेरे घर में ही घुस कर मुझे मारना, ये कोई नहीं कर सकता सिवाय विक्टर के। विक्टर तो मासूम कलियों का शौक रखता है, लेकिन इस बार लगता है कि वो इस कली पर अपना दिल हार बैठा है, जो वो तुम्हारा इतना साथ दे रहा है। काया बड़े आराम से हंसकर बात कर रहा था। अपनी बकवास बंद करो और मरने के लिए तैयार रहो। रोशनी इससे पहले गोली चला दी। रोशनी के चारों तरफ काया के आदमी निकल आए, जिनके हाथ में असलहा था। काया भी अपनी पूरी तैयारी से आया था।